दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपी स्पेशल का क्लास चलाया जा रहा है, जो कि एक-एक टॉपिक करके आपको प्रत्येक दिवस में ये प्रयास किया जा रहा है कि एक-एक दिवस में एक-एक टॉपिक करके आपके 21 जो टॉपिक दिए गए हैं, उनमें से सबको आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जिसमें दोस्तों आज का जो पोर्शन है वो 5वां है और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल से उत्तर प्रदेश नदियाँ हैं, झीलें हैं और आर्द्रभूमियाँ हैं। और ये दोस्तों आपका यूथ पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित जो बुक है कैप्सूल नाम से मार्केट में उपलब्ध है। जो भाई बहन इसको परचेज करना चाहते हैं परचेज कर सकते हैं और बाकी आप वीडियो से जुड़ करके आप इसको देख सकते हैं और यहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे पहले पॉइंट को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में नदियाँ और झीलें हैं दोस्तों। ये आगे को पोर्शन हमारा जो है, अब ये नदियों का जो देश कहा गया है, अपने भारत को नदियों का देश कहा गया है और इसमें बहुत सी नदियां हैं, जिसमें आपका यूपी में भी ये आपका गंगा, यमुना और तमाम प्रकार की नदियां हैं। चलिए देखते हैं उनको अलग अलग करके। तो इसमें जो पहला पॉइंट हमारा आता है, ये उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला तो है ये प्रथम और दूसरा द्वितीय। प्रथम में दोस्तों ऐसी नदियाँ आती हैं जिनका उद्गम स्रोत प्रदेश से बाहर है, जैसे कि गंगा है, यमुना है, चंबल है, घाघरा है, गंडक है। तो प्रथम प्रकार में ऐसी नदियाँ आती हैं जिनका जो उद्गम स्थान है वो उत्तर प्रदेश के बाहर है। और द्वितीय में ऐसी नदियाँ आती हैं, द्वितीय प्रकार में ऐसी नदियाँ आती हैं जिनका स्रोत जो है प्रदेश में ही है और ये विभिन्न जिलों में है, जैसे गोमती है, वरुणा है, पांडु है, सई है, ईशान है। ये तमाम प्रकार की नदियाँ हैं। और भू-स्थितिकीय उद्गम स्रोत के आधार पर प्रदेश की नदियों को 3 उप विभागों में भी विभाजित किया गया है। इसमें जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां हैं और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं। ये आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए उत्तर प्रदेश तंत्र को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का मैप तो आप सबके दिमाग में ये बैठ गया होगा, अगर आपने पिछला जो है वीडियो देखा होगा। अब इसको देखते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपकी जो गंगा और यमुना की उत्पत्ति होती है वो बाहर से होती है। तो यमुना है ये और ये गंगा है, ये राम गंगा है। अब ये क्रम में अपना यूपी के बिजनौर से प्रवेश करती हैं, बिजनौर से प्रवेश करती हैं दोस्तों और ये आती हैं यहाँ। और एक गंगा भी हमारी आती है, एक राम गंगा नदी यहाँ आकर मिल जाती है। और फिर ये राम गंगा जब मिल गई तो एक नदी हो गई ये और ये आपकी यमुना हो गई। तो गंगा में ये आपका नदी जो है ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है। गंगा नदी आई और राम गंगा आई तो दोनों यहाँ मिले और ये एक नदी हो गई, गंगा हो गई। और ये यमुना नदी आई तो यहाँ ये प्रयागराज में आके मिल गई। ये आपका आके प्रयागराज में मिल गई, प्रयागराज में, ये प्रयागराज है। तो ये संगम हुआ आपका। उसके बाद इसके पहले यमुना में चंबल नदी मिली, सिंधी नदी मिली और एक नदी आपकी और जो मिली वो बेतवा नदी मिली, बेतवा नदी मिली और केन नदी। ये नदियाँ मिलकर यमुना में आई और आकर यहाँ प्रयाग में मिल गई। फिर प्रयाग के आगे ये फिर जो दोनों नदियाँ मिली ये गंगा के नाम से प्रवाहित हुई और इसमें ये टोंस नदी है, टोंस नदी है। और ऊपर से और नदियाँ आई। तो नदियों में क्रम में दोस्तों शारदा नदी है, गोमती नदी है, घाघरा नदी है, राप्ती नदी है। ये सारी नदियाँ, नारायणी नदी है, ये आकर के यहाँ मिल गई। तो ये तो यहाँ मिल करके ये गंगा नाम से आई, यहाँ फिर मिल गई और ये गंगा नदी पूरा हो गई। तो ये सारी नदियाँ आकर के मिलती हैं। फिर एक नदी है सोन नदी और सोन नदी में आकर मिलती है रिहंद नदी और ये नदी आकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो चलिए ये था नदियों का तंत्र और आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस मैप के माध्यम से ये दिखाया गया है कि सारी नदियाँ आकर कहाँ कहाँ मिल रही हैं और मिल करके एक नदी का निर्माण कर रही हैं। वो नदी का नाम है गंगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो अगला जो पॉइंट हमारा आता है दोस्तों, अब उसको देख लेते हैं। तो इसको डिटेल्स दिया गया है और डिटेल से आपको देखना है। तो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी वो गंगा नदी है। लगभग इसकी जो दूरी है वो 1100 किलोमीटर है। और ये गंगा नदी का उद्गम स्रोत ये गोमुख के गंगोत्री हिमनद से है। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। गंगा नदी इसके पहले हमें बताया कि बिजनौर से प्रवेश करती है और ये विभिन्न जिलों में प्रवाहित होते हुए बलिया जिले से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। और गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों, इसमें रामगंगा है, यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, सोन है, गोमती, ये नदियां हैं। गंगा नदी के दाहिने ओर से
जो मिलने वाली कुछ तो नदियाँ आती हैं दाहिने ओर से और कुछ आती हैं बाएं ओर से। तो जो दाहिने ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं, इन नदियों में यमुना है, टोंस है, सोन है और चंद्रप्रभा है, कर्मनाशा है, ये प्रमुख नदियाँ हैं। जबकि बाईं ओर से जो मिलती हैं दोस्तों, उसमें उन नदियों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये रामगंगा है, घाघरा है, गोमती है, गंडक है, कोसी है और ये बागमती नदी है। कौन सी नदी है? बागमती नदी है। अब इस क्रम में अगर देखा जाए तो गंगा नदी जो है ये प्रयागराज से हल्दिया तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के रूप में प्रयोग किया जाता है और कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। अक्सर यहाँ से प्रश्न मिलते हैं परीक्षा में कि क्या जो ये नदी है अर्थात कानपुर जो शहर का नाम देगा और किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपका यहाँ से प्रश्न मिल जाते हैं, जो कि कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे पर स्थित है और सबसे बड़ा नगर है। वाराणसी के बाएं किनारे पर स्थित है, तो ये दाएं बाएं वाला विशेष रूप से ध्यान देना है। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है ये यमुना नदी का उद्गम स्रोत की बात कर लेते हैं। तो यमुना नदी का उद्गम स्रोत है ये बंदरपूंछ के यमुनोत्री हिमनद यानी उत्तर काशी नाम से फेमस है में स्थित है और गंगा के बाद ये उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली तो आपकी गंगा नदी है और दूसरी जो सबसे बड़ी नदी है वो यमुना है। यमुना नदी सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अब चलिए गंगा नदी की बात करते हैं, तो मैप में फिर आ जाते हैं और मैप में बात करते हैं। तो दोस्तों ये आपका गंगा नदी है, ये गंगा नदी है और ये बिजनौर का एरिया है, जिला जो बिजनौर है। और बिजनौर में ये तो इसके पहले आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड से आई तो ये बिजनौर में बिजनौर एंट्री की, जो गंगा नदी है बिजनौर में एंट्री की और ये सहारनपुर है बगल में। तो यमुना नदी आई वो सहारनपुर में एंट्री की। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि जो गंगा नदी का उद्गम स्थान, सॉरी क्षमा करना, गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है वो बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और जो यमुना नदी है वो सहारनपुर जिले में प्रवेश करती है। उसके बाद इनको यूपी मिल जाता है। चलिए फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये था नदियों का सिलसिला। तो आगे कहाँ थे? हाँ, ये आ जाते हैं। तो दोस्तों ये यमुना नदी का जो उद्गम स्रोत है ये बंदरपूंछ की यमुनोत्री हिमनद उत्तरकाशी में स्थित है और गंगा के बाद ये प्रदेश की दूसरी लंबी नदी है और यमुना नदी सहारनपुर में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और ये प्रयागराज में गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। यमुना नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में चंबल है, बेतवा है, केन है और इसके बाईं तरफ हिंडन नदी भी मिलती है, हिंडन नदी भी मिलती है। और इसमें दोस्तों आता है मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, इटावा है, कालपी है और यमुना नदी के किनारे ये सब जो स्थित नगर हैं। अब पूछा जाता है कि यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो मथुरा बसा है, वृंदावन बसा है, आगरा बसा है, इटावा बसा है, कालपी बसा है। ये सभी जो महानगर हैं ये कहाँ बसे हैं? यमुना नदी के किनारे बसे हैं। अब ये पूछा जाए किसी क्रम में कि गंगा के किनारे कौन बसा है, तो आपका कानपुर हो जाता है, आपका हरिद्वार हो जाता है, आपका इलाहाबाद हो जाता है जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, आपका वाराणसी हो जाता है। ये सभी गंगा नदी के किनारे बसे महानगर हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यमुना नदी जो बृहद चाप का निर्माण करती है और घाघरा नदी, अब आते हैं आगे। घाघरा नदी का उद्गम ये होता है, ये माप चांचुगो यानी तिब्बत से होता है और ये नदी पर्वतीय प्रदेश में करनाली और मैदानी क्षेत्र में घाघरा कहलाती है। अब दोस्तों इसको अयोध्या में सरजू उपनाम से भी पुकारा जाता है, अर्थात अयोध्या में जो सरजू नदी है सरजू उपनाम से इसको पुकारा जाता है। और अयोध्या की इस नदी के किनारे जो स्थित सबसे बड़ा नगर भी है वो अयोध्या है। अब देखते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं ये राप्ती है, करनाली है, सिख है, टीला है, सेठी है, छोटी है, गंडक है, ये सभी नदियां हैं। अब ये लखीमपुर खीरी और बहराइच से नेपाल की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है चंबल नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी क्या है? ये यमुना की सहायक नदी है और इसका उद्गम जो है ये महू, जिसको कहते हैं जना पाव पहाड़ी, जना पाव पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश से होता है और इसकी सहायक नदियों में काली सिंध है और बनास नदी है। ये काली सिंध नदी है और बनास नदी है। यह नदी अपनी अवनालिका अपर्दन के कारण बीहड़ों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात जो बीहड़ के स्थान पाए जाते हैं वो आपके चंबल में पाए जाते हैं। और इन्हीं बीहड़ों में, बीहड़ आपके इस प्रकार से होते थे, ये ऊंचे खाले ऊंचे खाले, तो इसी बीहड़ों में जो क्या करते थे
आपके जो डाकू होते थे उस समय के, वो इसी में आराम से आराम फरमाते थे, छुपे रहते थे। तो इन्हीं बीहड़ों के कारण वो जो है वहाँ छुपने का उनको स्थान मिल जाता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी जो नदियों की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये काली, सिंधु और बनास नदी हैं। ये नदी अपनी अवनालिका अपर्जन के कारण बिहाड़ों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और प्रदेश के इटावा जिले में ये यमुना में आकर मिल जाती है। कहाँ मिलती है? इटावा जिले में यमुना से मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये राम गंगा नदी है और गंगा की सहायक नदी है। राम गंगा नदी जो है गंगा की सहायक नदी है और इसका जो उद्गम स्थल है वो दूध टोली यानी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड है। पौड़ी गढ़वाल जो उत्तराखंड में पड़ता है, दूध टोली नाम का स्थान है। और ये नदी बिजनौर यानी कालागढ़ जिले में प्रवेश करती है और कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है। ये नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है और कालागढ़ बांध से रामगंगा नदी पर ये स्थित है, यहाँ से होकर के गुजरती है। चलिए देखते हैं आगे। तो आगे के पॉइंट को ध्यान से देखना है दोस्तों। तो इसमें गंडक नदी का जो उद्गम स्थान है वो नेपाल में है। गंडक नदी का जो उद्गम स्थान है वो नेपाल में है और नेपाल में दोस्तों इसे ये शालिग्रामी और तराई मैदान में नारायणी नाम से पुकारा जाता है। मित्रों ये नाम विशेष रूप से याद रखना है। इसमें नेपाल में इसे ये शालिग्रामी और तराई मैदान में नारायणी के नाम से पुकारा जाता है और ये गंगा नदी की सहायक नदी है। गंडक नदी के बाईं तरफ से काली नदी और दाईं तरफ से त्रिशूल नदी मिलती है। बाईं तरफ से जो नदी मिलती है काली नदी होती है और दाईं तरफ से जो नदी मिलती है वो त्रिशूल नदी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये नदी दोस्तों महाराजगंज और कुशीनगर जिलों से होकर बहती है और बिहार की सीमा बनाती है। अर्थात ये महाराजगंज और कुशीनगर में एक तरफ बिहार है, एक तरफ महाराजगंज और कुशीनगर है, बीच में ये क्या करती है? सीमा बनाती है। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो राप्ती नदी जो दोस्तों है, राप्ती नदी घाघरा की मुख्य सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थान है वो स्कुमकोट जो कि धवलागिरी नेपाल में पड़ता है और इसकी मुख्य सहायक नदी है रोहिणी नदी है। यह नदी प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया जिले की सीमा को निर्धारित करते हुए देवरिया जो बरहज स्थान है के पास घाघरा नदी में जाकर मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो काली और शारदा नदी घाघरा की सहायक नदी है। काली और शारदा नदी दोस्तों जो है ये घाघरा की सहायक नदी है। इसका जो उद्गम स्थल है वो ये है मिलाम ग्लेशियर। ये कौन सा ग्लेशियर है? ये दोस्तों मिलाम ग्लेशियर है और ये कुमाऊं हिमालय के पास में पड़ता है। और प्रारंभ में इसे काली गंगा और गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता था। अब नहीं जाना जाता, प्रारंभ में जाना जाता था। और ये नदी पीलीभीत और नेपाल के बीच की सीमा बनाती है। शारदा नदी अपने सर्पीले मार्ग में प्रवाहित होने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मित्रों आता है ये हमारा बेतवा नदी का उद्गम स्थल जो कि कुमरा गांव, यह रायसेन में पड़ता है, मध्य प्रदेश में है। कुमरा गांव जो रायसेन जिले में पड़ता है और एमपी में पड़ता है। स्टेट का नाम एमपी है, मध्य प्रदेश। और ये यमुना की सहायक नदी है जो प्रदेश में झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर जिलों से होकर बहती जाती है। इसका संस्कृत में नाम ये है बेद्रवती और हमीरपुर के समीप यमुना में जाकर के क्या करती है? मिल जाती है। अब दोस्तों आता है सोन नदी। तो सोन नदी की अगर बात की जाए तो सोन नदी गंगा की सहायक नदी है और प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर वाहिनी है। और इसका उद्गम स्थान अमरकंटक पहाड़ी है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, इससे होता है। और सोन नदी की सहायक नदियों में रिहंद नदी है और ये कन्हार है, उत्तरी कोयल आदि नाम से जाने जाते हैं। सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों से होकर प्रवाहित होती है। कहाँ से होती है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। अब सोनभद्र की अगर बात आती है तो ये सबसे दक्षिणी जिला है, ध्यान रखना। मिर्ज़ापुर उसी के पास में पड़ता है। सोनभद्र आपका दक्षिणी जिला है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो जिलों से होकर ये क्या करती है? बहती है। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो गोमती नदी का जो उद्गम स्थान है ये फुलहर झील अर्थात पीलीभीत में हुआ है और ये प्रदेश की प्रमुख स्थानीय नदी यानी स्थलीय नदी है जो गाजीपुर के पास गंगा नदी में मिलती है, जहाँ प्रसिद्ध मार्कंडेय महादेव मंदिर भी स्थित है। और लखनऊ और जौनपुर पूर्व का जिसको सिराज कहते हैं जैसे प्रसिद्ध नगर हैं, इसी नदी के किनारे क्या करते हैं? स्थित हैं। कुकरेल और सई नदी गोमती नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब दोस्तों टोंस नदी की बात कर लेते हैं। तो टोंस नदी का नाम था ये तमसा नदी था और ये रामायण काल में भी तमसा नदी का नाम आया है।
तो इसका नाम है टोंस नदी, और तमसा नदी की इसका पहले नाम था। इसका जो उद्गम स्थल है ये तमसा कुंड कैमूर श्रेणी यानी मध्य प्रदेश से हुआ है, और ये गंगा की सहायक नदी है जो कि सिरसा सिरसा पड़ता है प्रयागराज के पास में, और यहाँ जो है प्रयागराज के सिरसा में जाकर गंगा से मिलती है। टोंस की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जो कि सहायक नदी क्या है, ये सहायक नदी बेलन है। तो हिंडन नदी आता है। हिंडन नदी की अगर बात करें दोस्तों, तो ये यमुना की सहायक नदी है, और इसका उद्गम स्थल शिवालिक श्रेणी है। ये सहारनपुर जिले से प्रदेश में प्रवेश करती है, और गौतम बुद्ध नगर में यमुना नदी से जाकर क्या करती है, मिल जाती है। अब दोस्तों आता है कर्मनाशा नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है, और इसका उद्गम स्रोत है कैमूर पर्वत यानी बिहार में पड़ता है, और यह प्रदेश के मिर्जापुर के मैदानी भागों में बहती हुई जाती है, और यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, अर्थात नदियों के जो किनारे बसे शहर हैं उनको ध्यान से देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अधिकतर मात्रा में बनते हैं। तो ये आपको एक जगह आपको मिल जाएगा, और उसको ध्यान से देखना है। अभी आता है नदियों के किनारे स्थित प्रमुख जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर हैं। तो नदी दिया गया है गंगा। अब गंगा की नदी के किनारे इतने नगर आपके बसे हुए हैं, कौन कौन है देखते हैं। तो पहला है शेरपुर। शेरपुर का नाम जो है बलिया है, और गाजीपुर है, वाराणसी है, मिर्ज़ापुर है, प्रयागराज है, और ये श्रृंगवेरपुर है जो प्रयागराज में पड़ता है। ये काला कंकर है जो प्रतापगढ़ में पड़ता है। डालमऊ है जो रायबरेली में पड़ता है। बक्सर है उन्नाव में पड़ता है। ये काम्पिल्य है जो फर्रुखाबाद में पड़ता है। कानपुर नगर है, कानपुर है, बिठूर है, फतेहगढ़। कानपुर नगर और कानपुर देहात दो है आपका। तो ये कानपुर केवल दिया गया है। तो कानपुर है, और बिठूर है, फतेहगढ़ है, फर्रुखाबाद है, ये बदायूं है, कन्नौज है, अनूप शहर है जो कि बुलंदशहर में पड़ता है, और गढ़ मुक्तेश्वर है जो कि हापुड़ में पड़ता है। तो इतने महानगर जो आपके हैं ये आपके गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब राम गंगा के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। तो राम गंगा नदी के किनारे जो शहर बसे हैं उसमें मुरादाबाद आता है, बदायूं आता है, बिजनौर आता है, बरेली आता है। ये चार जो महानगर हैं ये आपके राम गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब आता है यमुना के किनारे कौन कौन से नगर बसे हैं। तो दोस्तों यमुना के किनारे अगर बसे नगर की बात करें तो प्रयागराज है, कौशाम्बी है, हमीरपुर है, इटावा है, कालपी है, ये बटेसर है, बटेसर का मेला भी लगता है, आगरा है, मथुरा है, वृंदावन है, और बागपत है। ये सभी यमुना के किनारे बसे जो है नगर हैं। अब आता है गोमती नदी के किनारे कौन कौन बसे हैं। तो जौनपुर है, सुल्तानपुर है, लखनऊ है, पीलीभीत है, शाहजहाँपुर है, सीतापुर है, लखीमपुर खीरी है। ये इतने जो है नगर गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब फिर आता है सरजू नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हैं। तो अयोध्या है, गोला है, और ये बड़हलगंज है, बहराइच है। ये सभी सरयू नदी के किनारे बसे हैं। और राप्ती नदी के किनारे कौन कौन बसे हैं। तो गोरखपुर है, बहराइच है, बस्ती और गोंडा है। गोरखपुर, बहराइच, बस्ती और गोंडा ये जो हैं नगर आपके राप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं। फिर आता है दोस्तों केन नदी। तो केन नदी के किनारे बांदा है, और बेतवा नदी के किनारे हमीरपुर है, सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ है, सोन नदी के किनारे सोनभद्र है, और हिंडन नदी के किनारे जो है वो गाजियाबाद है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा दिया गया है दोस्तों ये है, कुछ नदियाँ दी गई हैं और इनके उद्गम स्थान दिए गए हैं। इनको भी लगे हाथ देख लेते हैं। तो नदियों की अगर बात की जाए तो ये नदी दिया गया है, और हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के बारे में चर्चा की गई है। तो गंगा नदी है, उत्तराखंड से निकलती है। इसकी जो लंबाई है दोस्तों ये 2525 किलोमीटर है। यमुना नदी की बात करें तो उत्तराखंड इसका भी उद्गम स्थल है, ये 1376 किलोमीटर में है। और शारदा नदी है दोस्तों, शारदा नदी भी उत्तराखंड से ही निकली है जो कि 350 किलोमीटर है। रामगंगा है, ये भी उत्तराखंड से इसका जो है उद्गम स्थल है, और ये 596 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब आते हैं सरजू नदी की। तो सरजू तिब्बत से निकलती है। सरजू नदी तिब्बत से निकलती है, इसकी लंबाई की बात करें तो 1080 है। और गंडक नदी है, नेपाल से इसका उद्गम स्थल है, 630 किलोमीटर है। राप्ती नदी है, नेपाल से निकलती है, 640 किलोमीटर इसकी दूरी है। अब मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली कुछ नदियाँ हैं, इसमें है गोमती नदी जो कि पीलीभीत उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये गोमती नदी ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश में ये इसका उद्गम स्थान है, और पीलीभीत में पड़ता है जो कि 900 किलोमीटर इसकी दूरी है। वरुणा नदी आता है, ये फूलपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और 100 किलोमीटर इसकी दूरी है। सई नदी है,
तो ये हरदोई उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि 563 किलोमीटर इसकी दूरी है। अब पर्वतीय क्षेत्रों से कुछ नदियां हैं जो निकलती हैं, तो इसमें पर्वतीय क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो पहला चंबल है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है, 1051 इसका जो है दूरी है। बेतवा है, ये भी मध्य प्रदेश से है, 590 किलोमीटर की दूरी है इसकी। केन नदी है, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थान हुआ है, ये 427 किलोमीटर है। सोन नदी है, मध्य प्रदेश से उद्गमित है, 784 किलोमीटर है। सिंध है, मध्य प्रदेश से 416 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। अब दोस्तों आते हैं टोंस नदी, तो मध्य प्रदेश इसका भी उद्गम स्थान है, ये 265 किलोमीटर है। कन्हार है जो कि छत्तीसगढ़ इसका उद्गम स्थल है, ये 100 किलोमीटर है। और रिहंद है, ये छत्तीसगढ़ से उद्गमित होती है, 250 किलोमीटर इसकी जो दूरी है। अब दोस्तों आ जाते हैं प्रमुख झीलें जो उत्तर प्रदेश की दी गई हैं, इनको भी मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। मैप के माध्यम से इनको भी समझ लेते हैं, और झीलें थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत हैं। अब देखिए थोड़ा थोड़ा मैप तो पूरे पेज में आ नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इसको जो है देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों पहला जो है सहारनपुर में तो कोई जो है झील नहीं है। एक आता है मुजफ्फरनगर, उसी के नीचे, तो मुजफ्फरनगर में है शुक्रताल। मुजफ्फरनगर में दोस्तों शुक्रताल झील है। उसके बाद में अलीगढ़ है, तो अलीगढ़ में आपका शेखा झील है। फिर रामपुर आता है, और रामपुर में गौर झील है, रामपुर में गौर झील है। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते चलते हैं, तो पीलीभीत आता है, पीलीभीत जिला आता है, इसमें है फूलपुर झील। और शाहजहाँपुर है दोस्तों, इसमें है ये बड़हा ताल जो कि गोखुर झील है। और हरदोई है मित्रों, तो हरदोई है, ये हरदोई में है आपका दाहर और भिजवाना झील। उसके बाद में अगर बात करें न मित्रों, तो इसमें आता है सीतापुर, सीतापुर जो कि आपका बहराइच हरदोई लखनऊ के पास में पड़ता है। तो ये आपका यहाँ है चितौरा झील, जो कि प्रयाग झील के नाम से जाना जाता है, और बहराइच में पड़ता है। ये चितौरा झील और प्रयाग झील जो बहराइच में पड़ता है। सीतापुर झील में जो आपका झील है, ये दोस्तों सीताकुंड और चक्रकुंड नाम से ये झील है। इसी क्रम में लखनऊ में आपका जो झील है वो करेला झील है। लखनऊ में आपका जो झील पड़ता है दोस्तों, करेला झील है। ये कौन सा झील है? करेला झील है। और अयोध्या में जो झील है दोस्तों, वो है दरवन झील, दरवन झील यह अयोध्या में पड़ता है। अब फिर आते हैं सुल्तानपुर में, तो सुल्तानपुर की अगर बात करें तो यहाँ राजा का बांध है, भोजपुर और लौंदी ताल है। और गोरखपुर में बात करते हैं तो यह रामगढ़ ताल और चिलुआ ताल है। अब इसके पास में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बलिया में आपका जो है वो सुराहा ताल झील है। वाराणसी में आपका दोस्तों मित्रों जो है, ये वाराणसी में मित्रों आपका जो झील है वो है अवधी ताल, अवधी ताल है। इसी क्रम में फिर आपका झील है मिर्ज़ापुर में, तो मिर्ज़ापुर में टांडा दरी है जो, और सोनभद्र में यह है। फिर आता है कौशाम्बी में, कौशाम्बी में आपका अलवारा झील है। इसी क्रम में ऐसे चलते हैं तो रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में आपका समसपुर झील है। और उन्नाव की अगर बात करते हैं दोस्तों, उन्नाव में नवाबगंज झील है। उन्नाव में जो झील है वो नवाबगंज झील है। महोबा में आपके जो झील है वो मदन सागर है। पहला मदन सागर है, दूसरा बेला सागर है, ये कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील का मतलब होता है कि जो बाद में बनाया गया है, और जो नेचर द्वारा बनाया गया झील होता है वो नेचुरल होता है, अर्थात कृत्रिम झील इसमें लिखा गया है, तो ये बाद में निर्माण इसका हुआ है। कीर्ति सागर है, विजय सागर है और रहेला सागर है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो ये आपका कानपुर जो नगर वाला एरिया है, कानपुर नगर में आपका पड़ता है। ये कानपुर नगर में जो झील पड़ता है वो मोती झील, ये बल्हा पारा पड़ता है। और इसी क्रम में दोस्तों झांसी में जो झील है वो है बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल झील है। इसी के आगे इटावा पड़ता है, तो इटावा में आपका है ये सरसई नावर और भाखा झील। इसी क्रम में दोस्तों कन्नौज में आपका है ये देवरिया झील है। कन्नौज में जो झील है वो देवरिया झील है। आगरा में जो झील है मित्रों वो है कीठम सूर सरोवर, कीठम सूर सरोवर है। फिर आता है मथुरा, मथुरा में है राधा कुंड, कुसुम कुंड, नए झील, कोकिला कुंड, कृष्णा कुंड और मानसी गंगा कुंड। ये आपके इतने झील आपको मिल जाएंगे मथुरा में। तो ये थे आपके जो झील जो कि मैप के माध्यम से दिखाए गए हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और अगला है उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख झील हैं उनकी स्थिति के बारे में, कि वो झील है और कहाँ झील स्थित है। ये चीज़ें आपको दी गई हैं, तो चलिए एक एक करके इनको देख लेते हैं। इसमें पहला आता है ये सुराहा ताल है जो कि बलिया में पड़ता है। और दूसरा आता है दोस्तों ये मोती झील है, मोती झील कानपुर शहर में पड़ता है।
ये करेला झील है, ये आपका करेला झील लखनऊ में पड़ता है। शेखा झील की बात करें तो शेखा झील आपका अलीगढ़ में पड़ता है। समसपुर झील आपका रायबरेली में पड़ता है। राधा कुंड झील मथुरा में है। अवधी ताल झील है दोस्तों वाराणसी में है। वाराणसी के बाद फिर देखते हैं तो ये बलपारा झील है, यानी बल्हापारा झील जो है ये आपका कानपुर में पड़ता है। और राजा का बांध झील है सुल्तानपुर में है। रामगढ़ ताल झील है तो गोरखपुर में है। और ये कुद्रा समुद्र झील यानी नवाबगंज झील है उन्नाव में है। और दरवन झील है ये अयोध्या में है। दरवन झील आपका अयोध्या में है। बरुआ सागर झील झांसी में है। ये चितौरा झील आपका बहराइच में है। बेला सागर कृत्रिम झील महोबा में है। और उसके बाद में आपका जो झील है ये बड़ा ताल जो गोखुर झील है, गोखुर झील की बात करें तो ये आपका शाहजहाँपुर में पड़ता है। और ये टांडा दरी दर्रागत झील है मिर्ज़ापुर में। और गौर झील है रामपुर में। सूर सरोवर कीमठ झील है आगरा में। मदन सागर झील है महोबा में। लीलौर झील है बरेली में। देवरिया ताल लाख बहोसी झील है कन्नौज में। और ये बखीरा झील है दोस्तों संत कबीर नगर में। इसी क्रम में आगे चलते हैं तो बेती झील जो नैया के नाम से है प्रतापगढ़ में है। गोविंद बल्लभ सागर कृत्रिम झील है ये सोनभद्र में है। और शुक्रताल झील है मुजफ्फरनगर में। और पार्वती अर्गा ताल है ये गोंडा में है। चलिए गोंडा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश के जो रामसर आर्द्र भूमि स्थल हैं उनको भी देख लेते हैं। तो इसमें दिया है उसको स्थान, जिला और घोषणा तिथि कब कब हुई है इनकी। तो स्थान की बात करें तो पहला आता है नवाबगंज पश्चिम बिहार। ये स्थान की बात करें तो उन्नाव में है। और इसकी जो घोषणा तिथि है 19/9/2019 में हुई है। दूसरा आता है मित्रों पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार जो कि गोंडा में है। और ये 2/12/2019 को इसका जो है ये घोषणा तिथि है। तीसरा आता है मित्रों ये समान पश्चिम बिहार जो कि मैनपुरी में पड़ता है। इसकी जो डेट है ये घोषणा तिथि है वो 2/12/2019 है। और फिर नेक्स्ट आता है समसपुर पश्चिम बिहार जो कि रायबरेली में पड़ता है। ये 3/10/2019 में घोषित किया गया। अब पाँचवा दोस्तों आता है सांडी पश्चिम बिहार जो कि हरदोई में स्थित है। और इसकी घोषणा तिथि है 26/9/2019। और छठवां आता है ये सरसई नावर झील जो कि इटावा में पड़ता है। और इसकी घोषणा हुई है 19/9/2019 में। सातवां मित्रों आता है सूर सरोवर जो कि आगरा में पड़ता है। और ये 21/8/2020 में इसकी घोषणा की गई है। और आठवां आता है ऊपरी गंगा नदी जो कि ब्रज घाट से नरौरा तक का है। ये 8/11/2005 को घोषित की गई। नौवां आता है मित्रों यह है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि संत कबीर नगर में है। और 29/6/2021 को इसका जो है घोषणा हुआ है। 10वां आता है ये हैदरपुर आर्द्र भूमि मुजफ्फरनगर में पड़ता है। और इसकी जो घोषणा तिथि है 13/4/2021 है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो ये उत्तर प्रदेश के जो रामसर स्थल हैं यानी आर्द्र भूमियाँ हैं इनको भी मैप के माध्यम से देख ही लिया जाए। तो ये मैप आपका उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश का मैप जब बार बार आता है तो आपको सारे ज़िले रट जाने चाहिए। तो ये दोस्तों आता है मुजफ्फरनगर। अब मुजफ्फरनगर में हैदरपुर आर्द्र भूमि मुजफ्फरनगर और बिजनौर जो है उसकी सीमा पर ये स्थित है। अर्थात बिजनौर आपका ये है और मुजफ्फरनगर ये है, तो सीमा ये हुआ। और ये सहारनपुर हो जाता है। तो आपका जो बुलंदशहर में दोस्तों पड़ता है ये ऊपरी गंगा नदी जो ब्रज घाट से नरौरा तक का है। और इसके बाद में मित्रों अगर बात करें तो मैनपुरी में जो आता है मैनपुरी यहाँ है। इस मैनपुरी में जो आपका झील आता है ये समान पश्चिम बिहार झील कहते हैं। ये पश्चिम बिहार की बात कर रहे हैं तो ये समान पश्चिम बिहार है। अब इसी के आसपास हरदोई जिला है तो हरदोई में सांडी पश्चिम बिहार है। और दोस्तों गोंडा की बात करें तो गोंडा में जो पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार है। और ये संत कबीर नगर की बात करते हैं तो यहाँ जो बखीरा पश्चिम वन्यजीव विहार है उसके बाद में आते हैं। फिर यहाँ कोई पश्चिम बिहार नहीं है। फिर रायबरेली में आ जाते हैं। रायबरेली में आपका समसपुर पश्चिम बिहार है। उन्नाव में आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार है। और इसके आगे ये नवाबगंज ही बार बार लिखा आ रहा है। ये चंद्रशेखर आज़ाद नाम से फेमस हो गया है। ये नाम चेंज कर दिया गया है। ये पुराना नाम इसका था नवाबगंज पश्चिम बिहार। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा ये सरसई नवार झील जो इटावा में पड़ता है। और आगरा में सूर सरोवर पड़ता है। तो चलिए फिर ये रहे आपके जो पश्चिम बिहार हैं। और कुल जो यानी रामसर स्थलों की जो कुल संख्या है मित्रों वो 10 है। ये ध्यान रखना है कुल 10 हैं। अर्थात ये गिना चुना मिला के ये जो मिला के हैं ये गिन करके 10 हैं। जैसे यहाँ से गिनेंगे तो एक ये जो मिलेंगे आपके ये 10 पूरे होंगे। तो चलिए अब एग्ज़ाम
पॉइंट ऑफ व्यू से कैप्सूल ले लीजिए। तो कैप्सूल में बहुत कम ही क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें है दोस्तों, चलिए इसको देख ही लेते हैं बढ़िया से। तो ये दिया गया है, गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? तो ये कई बार बता चुका, आप तो रट गया होगा। बिजनौर में प्रवेश करती है। कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो दोस्तों ये सूरीसर, मानसर जो है झीलें नहीं हैं। और देवदरी और राजदरी जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? तो चंदौली में स्थित है। और किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सोन नदी का ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो वो स्थान दोस्तों है ऊपरी गंगा नदी। ऊपरी गंगा नदी उसका नाम है। तो दोस्तों आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।